स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम क्लास 9th सेल के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 9th का चैप्टर 5 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 5 सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी लिविंग थिंग्स का एक बेसिक यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी कि इसी से मिलकर ये बना हुआ है कोई भी ऑर्गेनिज्म का। तो ये सेल का स्ट्रक्चर है, मैंने पहले से बना दिया इसलिए कि ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैंने पहले से इसे बना के रखा है। अब देखते हैं, पहले सेल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। सेल का डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 को रॉबर्ट हुक ने खेल में ही ये पता लगाया कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक स्मॉल रूम की तरह है। इस तरह से उन्होंने देखा कि कॉर्क से जब खेला, जो कि एक प्लांट्स का बार्क होता है, प्लांट्स के छाल का बना था, इस तरह से उन्होंने देखा कि बहुत सारे छोटे छोटे घरों के रूप में, छोटे छोटे स्मॉलेस्ट रूम के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तब उन्होंने इसे क्या कहा? सेल नाम दिया। ठीक है। फिर अबाउट 1675 को पहला तो 65 को रॉबर्ट हुक ने दिया, फिर 1675 को लीवेनहॉक ने, किन्होंने? लीवेनहॉक ने फ्री सेल को देखा। पॉन्ड्स वाटर में फ्री सेल को देखा। ठीक है ना। वो फ्री सेल क्या था वो? अमीबा फ्री सेल को देखा। यानी कि स्टार्टिंग किया किन्होंने? रॉबर्ट हुक ने, और बाद में करीब 10 साल के बाद लीवेनहॉक ने उसे फ्री लिविंग रूप में देखा सेल को। फिर कुछ समय बाद, अप्रॉक्सीमेट 100 साल बाद, सेल थ्योरी बनाया गया। ठीक है। तो थियोडोर स्लाइडेन, थियोडोर सचवान और मैथियस जैकोब स्लाइडेन, ये दो बायोलॉजिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1839 में सेल का थ्योरी दिया। सेल के थ्योरी में क्या था? सेल थ्योरी क्या है? सेल इज द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। सभी लिविंग थिंग्स का सेल बेसिक यूनिट है, यानी उसी पर टिका हुआ है, और फंक्शनल यूनिट है। और क्या है कि ऑल सेल्स क्रिएट विद देयर प्री एक्सिस्टिंग सेल्स। सभी सेल एक दूसरे अपने सेल से ही डिवाइडेड होकर वो क्रिएट होते हैं। अब चलते हैं सेल के ऑर्गेनेल्स को, क्योंकि सेल के अंदर क्या है? सेल तो बाहरी स्ट्रक्चर है, सेल के अंदर क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स। यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स दिया हुआ है, जूम करके इसे लिख लीजिएगा, इनके नाम को पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा। सेल स्ट्रक्चर के अंदर, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स है। सबसे पहले ये है लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर, सेमी लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि ये कहलाता है साइटोप्लाज्म सेमी लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। उसके बाद ये है माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड होता है सेल स्ट्रक्चर पे, बॉडी स्ट्रक्चर पे, बॉडी फंक्शंस पे। तो माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोजोम, ये है लाइसोजोम, गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, इस तरह से रफ लाइक स्ट्रक्चर राइबोसोम,
ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह से जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है उसे कहेंगे ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के यहाँ पे, एक स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पे है रफ, इस तरह से यहाँ पे राइबोसोम उस पर बैठा हुआ है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्टार्टिंग पॉइंट पे राइबोसोम बैठा हुआ है, इसलिए इसे कहेंगे, क्या कहेंगे इसे, ध्यान देना, इसे कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहेंगे इसे, रफ है, खुरदरा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो न्यूक्लियस से कनेक्टेड है वो कहलाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बिल्कुल स्मूथ है। ठीक है, अब इनका फंक्शन देखते हैं। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, राइबोसोम यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस किया, राइबोसोम सारे जगह पे ग्रुपिंग के रूप में, खुरदरे के रूप में, क्रिस्टल के रूप में जमा रहता है। तो ये राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है और प्रोटीन सिंथेसिस करके ये गोल्गी बॉडी में पहुंचाता है। अब यहाँ से अगर ये है न्यूक्लियस, क्या है ये, न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, यहाँ पे है, फिर लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। यहाँ सेल में है इसलिए प्लाज्म मतलब लिक्विड, प्लाज्मा मतलब लिक्विड। तो साइटो मीन सेल, सेल का प्लाज्मा, सेल का लिक्विड साइटोप्लाज्म कहलाया, न्यूक्लियस का लिक्विड न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या करता है, वो यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन लेकर, प्रोटीन और फैट लेकर वो साइटोप्लाज्म कलेक्ट करता है। और वो न्यूक्लियोलस, ये है, इसके अंदर है न्यूक्लियोलस, जो यहाँ पर हमने इंडिकेट किया है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये न्यूक्लियोलस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम, जो कि पेरेंटल प्रॉपर्टी को कैरी करता है, क्रोमोसोम पेरेंटल प्रॉपर्टी को कैरी करता है। तो ये न्यूक्लियोलस, उसके अंदर क्या है, क्रोमोसोम। अब यहाँ पर चलते हैं कि क्रोमोसोम को क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, क्रोमोसोम को जिंदा रहने के लिए प्रोटीन चाहिए। और प्रोटीन कहाँ से आएगा, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कलेक्ट करके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कलेक्ट करके न्यूक्लियोप्लाज्म को देगा। और न्यूक्लियोप्लाज्म अपने अंदर किसको देगा, किसे देगा, क्रोमोसोम को देगा। ठीक है, और क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए। क्रोमोसोम के अंदर क्या है, इस तरह का स्ट्रक्चर है, डीएनए। ठीक है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, इस तरह का सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर है, डीएनए। ठीक है, डीएनए के अंदर में क्या होता है, जीन होता है। क्या होता है, जीन। ये है डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। ठीक है, तो डीएनए के अंदर जीन होता है और जीन ही प्रॉपर्टी को कैरी करता है, किसके प्रॉपर्टी को, पेरेंटल प्रॉपर्टी को, अपने माता पिता के गुण को जीन ही कैरी करता है। तो ये इतना प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर में जीन रहता है। ठीक है, तो ये डीएनए को क्या चाहिए, डीएनए को ब्लड नहीं चाहिए, डीएनए को केवल प्रोटीन चाहिए और फैट चाहिए। ये दो फैट से ये काफी समय तक डीएनए जो है जिंदा रहता है। अब हम चलते हैं बाकी ऑर्गेनेल्स का, माइटोकॉन्ड्रिया को चलते हैं। सबसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन हमने जान लिया कि वो राइबोसोम को कलेक्ट करके, राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम है, वो प्रोटीन को कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके भेजता है न्यूक्लियोप्लाज्म को, किसके लिए, क्रोमोसोम के लिए, न्यूक्लियोलस के लिए। आप देखते हैं कि गोल्गी बॉडी का क्या फंक्शन है। गोल्गी बॉडी जो भी प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, उस प्रोटीन सिंथेसिस को अपने अंदर रखता है। ठीक है, गोल्गी एपरेटस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कि वो प्रोटीन, सिंथेसाइज्ड प्रोटीन इसमें आकर जमा रहता है और ये साइटोप्लाज्म को भी क्रिएट करता है, देता है, और यहाँ पे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देता है, जो कि कहाँ पे भेजता है, न्यूक्लियोप्लाज्म को भेजता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म को भेजता है।
और साइटोप्लाज्म को ये देता है गोल्गी बॉडी। साइटोप्लाज्म को भी प्रोटीन सिंथेसिस जमा होता है कहाँ पे, सिंथेसाइज्ड प्रोटीन गोल्गी एपरेटस में। फिर ये साइटोप्लाज्म को देता है ताकि और ऑर्गेनेल्स उसका यूज कर सके। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है। जिस तरह से पावर जो बिजली बनती है वो पावर हाउस में बनती है, उसी तरह से यहाँ पे भी ये एक पावर हाउस है, डबल लेयर्ड पावर हाउस है, ठीक है। इसका खुद का डीएनए होता है और न्यूक्लियस का खुद का डीएनए है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। अब एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखते हैं। ये जो ऑर्गेनेल्स का नाम लिखा हुआ है वो आप जूम करके देख करके लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन 6O2 का जब आपस में कॉम्बिनेशन होता है तो क्या बनाता है? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP, यही एनर्जी है। जब 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, हमने ग्लूकोज को यहाँ पहुंचाया था पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने यहाँ पे ग्लूकोज को पहुंचाया था और यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज जब 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, जिसमें हम रेस्पिरेशन में लिए ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइंड हुआ तो मेटाबॉलिक प्रोसेस हुआ जिसमें कि केमिकल रिएक्शन हुआ और क्या क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना वेपर के रूप में और एनर्जी बना। और यह एनर्जी यूज होता है फंक्शन के रूप में, ठीक है। यहाँ देखते हैं लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम क्रिएट करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरनल जब टेम्परेचर डिफरेंट हो जाता है जिसके कारण ऑर्गेनेल्स या सेल कभी कभी मर जाते हैं, या फिर ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो बाहर से खाने द्वारा, जो भोजन द्वारा जो जर्म्स आए या कोई अदर सब्सटेंसेस यहाँ पर पहुंचे जो सेल उसको कवर नहीं कर पा रहा है, तो वो यहाँ पर लाइसोसोम में भेज दिया जाता है और उसे लाइसोसोम उसे अपने पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम द्वारा डाइजेस्ट कर लेता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सेल खुद से डैमेज हो जाता है इंटरनल एक्टिविटी के कारण या फिर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण ये सेल खुद से मर जाता है, जिसे ये उस सिचुएशन में लाइसोसोम जो है वो फट जाता है, ब्रस्ट कर जाता है और वो खुद से ये उसमें जो प्रेजेंट एंजाइम्स है वो एंजाइम से ये सारे सेल खुद से डाइजेस्ट हो जाते हैं। इसलिए इसे सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग, ठीक है। तो इस तरह से हम इनके सारे फंक्शंस देखें। साइटोप्लाज्म का मेन फंक्शंस है ग्लाइकोलाइसिस करना, ठीक है। साइटोप्लाज्म का मेन फंक्शंस है कई फंक्शंस है। एक फंक्शन है ग्लाइकोलाइसिस करना और दूसरा है कि ऑर्गेनेल्स को अलग अलग रखना, एक दूसरे से चिपकने नहीं देना। तो इस तरह से ये सेल के बारे में, सेल के ऑर्गेनेल्स और सेल के बारे में हमने पढ़ा। और सेल का ये जो बाहरी स्ट्रक्चर है वो कहलाता है सेल मेम्ब्रेन, या सेल मेम्ब्रेन, जो कि उसे क्या करता है, इसे बाहर से, अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से जो परफेक्ट सब्सटेंस है ब्लड के द्वारा वैल्यूएबल चीज है, जिसमें कि इधर बाहर से डाइजेस्ट किया हुआ ग्लूकोज अंदर जाना और अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो डाइजेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसे बाहर ले जाना, ये इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा क्रिएट होता है। ये अलाउ करता है सब्सटेंसेस को इधर से उधर ले जाने में। तो इस तरह से हमारा सेल और सेल के ऑर्गेनेल्स का फंक्शंस है। तो आज का वीडियो बस इतने ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।